हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, आज से पहले हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट टेंस को। दोस्तों, सामान्यतः अगर हिंदी का वाक्य हो तो उसके अंत में या ये या ई या था थे थी लगा रहता है। जैसे मोहन पटना गया, अंग्रेज भारत आए, उसने 2 बीघा जमीन खरीदा इत्यादि। अगर अंग्रेजी वाक्य के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया अपने दूसरे रूप में होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया रहता है। जैसे मोहन वेंट टू पटना, ही बॉट 2 बीघाज ऑफ लैंड, द इंग्लिश केम टू इंडिया, मोहन एट ऑल द फ्रूट्स, आई एट अ मैंगो एटसेट्रा। अब जहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट के यूज की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है भूतकाल में, अर्थात जो समय बीत गया है उसमें कोई घटना घटी हो, कोई एक्शन हुआ हो, उसकी चर्चा करने के लिए। हो सकता है कि समय की चर्चा हुई हो, समय दिया गया हो, या फिर समय किसी संदर्भ के द्वारा पता चल जाए, ये भी हो सकता है। जैसे मोहन वेंट टू रांची यस्टरडे, मोहन कल रांची गया। द ट्रेन वाज लेट, द ट्रेन वाज 10 मिनट्स लेट। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पहला वाक्य है मोहन वेंट टू रांची यस्टरडे, इसमें तो टाइम दिया है कि काम कब हुआ, मोहन कब रांची गया, तो कल रांची गया। लेकिन जो दूसरा वाक्य है द ट्रेन वाज 10 मिनट्स लेट, इसमें टाइम का चर्चा नहीं है कि वो कब वो काम हुआ, लेकिन यहाँ एक रेफरेंस के रूप में दिया है कि द ट्रेन वाज 10 मिनट्स लेट। तो ट्रेन का कोई टाइम तो होगा, 10 बजे, 5 बजे, सुबह 4 बजे, 8 बजे, कुछ भी टाइम होगा जो उसका जो एग्जैक्ट टाइम है उससे 10 मिनट। तो यहाँ जो 10 मिनट्स लेट है वो एक तरह से रेफरेंस का काम कर रहा है। इसके आगे जो सेकेंड यूज है सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट का, वो है कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, अर्थात कहानी कहते हुए, कहानी बताते हुए जनरली अगर कोई विशेष रेफरेंस न देना हो, 2 घटनाओं के बीच बहुत कुछ संदर्भ की चर्चा न करना हो, तो सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट से स्टोरी टेलिंग हो जाती है। या फिर पुरानी कोई बात जो हुई हो, कोई घटना घटी हो, तो पास्ट इंडेफिनिट से हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक पुरानी कहानी जो हम लोग पढ़े ही हैं, देयर वाज अ किंग, ही हैड 4 सन्स, ऑल द 4 सन्स क्वेरल्ड विद वन अनदर। चारों जो बेटे थे वो आपस में झगड़ा करते थे। द किंग वाज वेरी अपसेट। हम देख सकते हैं यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किए हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, पास्ट इंडेफिनिट, ही हैड 4 सन्स, पास्ट इंडेफिनिट, ऑल द 4 सन्स क्वेरल्ड, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट, द किंग वाज वेरी अपसेट, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा स्टोरी टेलिंग की जाती है, या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज कहनी हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज है वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज इन हाइपोथेटिकल सेंटेंस। व्हाट इज हाइपोथेटिकल सेंटेंस? हाइपोथेटिकल सेंटेंस हम वैसे सेंटेंस को कहते हैं जहाँ की कोई काल्पनिक बात कही जा रही हो, जो कि अनरियल चीज हो। जैसे हम कहें
अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं आपके गांव को उम, बहुत बड़ा शहर बना देता, या और कुछ भी। जैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इनमें क्रिया जो होती है वो पास्ट टेंस की होती है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं चिड़िया होता, कल्पना कहाँ है? यहाँ है, चिड़िया होना। आदमी तो चिड़िया नहीं हो सकता है, तो कह रहा है कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ के आ जाता। तो जो कल्पना वाला भाग है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। और एक बात और ध्यान रखने लायक है, केवल पास्ट टेंस की क्रिया होती है यही कहना काफी नहीं है, बल्कि वो क्रिया निश्चित रूप से प्लूरल नंबर की होती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि आई के बाद वर का प्रयोग हुआ है। जनरली आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ आई के साथ वर का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरे वाक्यों को देखते हैं। ही स्कोल्ड्स मी, वह मुझे डांटता है। कैसे डांटता भाई? ही स्कोल्ड्स मी एज इफ यू आर माई बॉस। वह मुझे ऐसे डांटता है मानो कि वह मेरा बॉस ही हो। वह मेरा बॉस नहीं है, लेकिन बॉस जैसा डांटता है। तो यहाँ जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रिया किस तरह की आई है, क्रिया पास्ट टेंस की आई है, और उसमें भी कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यद्यपि जो सब्जेक्ट यहाँ का, इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, फिर भी क्रिया जो है प्लूरल नंबर की आई है। तो यह बात ध्यान रखने लायक है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा जो यूज है पास्ट इंडेफिनिट का, वो है कि पास्ट टेंस इज यूज फॉर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज फॉर पास्ट हैबिट। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बता रहा था तो चर्चा किया था कि प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से पास्ट हैबिट को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि पास्ट हैबिट को बताने के लिए और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे कि हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यूज का प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू जिसको यूज्ड पढ़ा जाता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ये तीसरा भी तरीका है कि वो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज्ड के द्वारा या वुड के द्वारा और ये जो V2 के द्वारा जो हैबिट का बोध कराया जाता है वो तीनों इक्वली बराबर है, ऐसा नहीं है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, या वर्ब्स पढ़ेंगे, यूज्ड का प्रयोग हम लोग जानेंगे। ऐसे मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा भी पास्ट हैबिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा अम्ब्रेला कैरी करता था, रखता था। मोहन नेवर ड्रैंक वाइन। मोहन कभी शराब नहीं पीता था। तो ये दोनों जो वाक्य है कहीं ना कहीं पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखें कि पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा भूत में कोई घटना घटी हो, अगर उसका समय दिया है तो भी, अगर समय नहीं दिया है तो भी, चाहे वो घटना छोटी हो। कहीं कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि पास्ट टेंस इज यूज फॉर सम क्विक एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, बट ऐसा हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं जो कि इस नियम को क्रॉस कर सकता है। जैसे एक उदाहरण है, आई स्पेंट
ऑल माई चाइल्डहुड इन विलेजेज। मैं अपना समूचा बचपन गांव में बिताया। अब यहाँ तो कोई क्विक एक्शन नहीं है, कोई शॉर्ट एक्शन नहीं है, ये तो पूरा चाइल्डहुड की ही बात हो रही है कि गांव में बिता दिया। तो ऐसा कहना कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई शॉर्ट क्विक एक्शन जो हुए रहते हैं पास्ट टाइम में उसी को यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। साधारणतः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आया हुआ रहता है। जैसे मोहन पढ़ रहा था, सीता गीत गा रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी इत्यादि। जहाँ तक अंग्रेजी वाक्य के स्ट्रक्चर का सवाल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर, और इसके बाद क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट आ रहता है। क्रिया के चौथे रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो बिफोर न कह करके हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, ऐसा भी कहा जा सकता है। जैसे मोहन वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, सीता वाज सिंगिंग इन द इवनिंग। जहाँ तक इस वाक्य के प्रयोग का सवाल है, साधारणतः इस वाक्य का प्रयोग उस कंडीशन में होता है जहाँ बीते हुए समय में कोई काम किसी खास समय पर प्रगति में रहता है। जैसे मोहन सुबह में पढ़ रहा था। अब यहाँ सुबह की चर्चा है, मोहन सुबह में पढ़ रहा था मतलब अब सुबह नहीं है, अब सुबह बीत चुकी है। और ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस के द्वारा कब का जवाब मिलता है, कब से का जवाब नहीं मिलता है। सोहन सुबह में पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, सुबह में पढ़ रहा था। मोहन 2 बजे पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, 2 बजे पढ़ रहा था। ऐसे वाक्यों से कब से का जवाब नहीं मिलता है। कब से का जवाब कहाँ से मिलेगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो कब से का रिप्लाई करते हैं। तो अगर कोई काम पास्ट टाइम में किसी खास समय पर या उस समय के आसपास प्रगति में हो तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा बनाते हैं। जैसे यहाँ है मोहन वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह में पढ़ रहा था। अब इसका एक यूज यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। The past continuous tense is mainly used for the past action that continued for some time but whose exact limit are not known or it is less important. Past continuous tense का प्रयोग उस कंडीशन के लिए होता है जबकि हमें यह बताना है कि कोई खास टाइम पर कोई कार्य प्रगति में था। पास्ट टाइम में ही किसी खास समय पर कोई काम प्रगति में था अर्थात काम हो रहा था, तो वैसे कंडीशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखना होगा कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस है वो कंटिन्यूटी पर फोकस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस वो जनरली परमानेंट सिचुएशन को बताते हैं। कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं। परफेक्ट टेंस वो अपने इफेक्ट या कंप्लीट होने पर फोकस करते हैं। तो ये बात हमेशा हम लोग को दिमाग में रखना है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ एक हम ऐसे लाइन में खींचा हूं, आप लोग देख सकते हैं। एक वाक्य है मोहन वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, मोहन वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह में पढ़ रहा था। अब हम टाइम को यहाँ हम दिखाए हैं, सुबह को यहाँ दिखाए हैं,
कल्पना कीजिए कि सुबह का जो यहाँ से यहाँ तक सुबह है, इसके बाद ये दोपहर हो गया, सुबह के पहले यहाँ हो सकता है रात हो, भोर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मोहन वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग। मैं कब देखा था उसको पढ़ते हुए? मॉर्निंग में। मोहन सुबह में पढ़ रहा था। सुबह कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुबह है। मोहन सुबह में पढ़ रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सुबह में ही वो स्टार्ट किया था। पास्ट कंटिन्यूअस से यह नहीं पता चलता है कि वो काम चालू कब हुआ था, और दूसरा भी जवाब नहीं मिलता है कि वह काम खत्म कब हुआ। तो यह बात हमेशा दिमाग में रखने वाली है कि पास्ट कंटिन्यूअस से यह नहीं पता चलता है कि कोई काम चालू कब हुआ या कोई काम खत्म कब हुआ। सिर्फ उससे ये पता चलता है कि किसी खास समय पर वो प्रगति में था। ठीक है, उसको हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। इधर ब्रोकन है, आगे भी ब्रोकन है, मतलब आप नहीं जानते हैं उसके टाइम के बारे में, वो उसके पूर्णता के बारे में, उसके शुरुआत के बारे में आपको नहीं पता है। एक और इसका यूज है, पास्ट कंटिन्यूअस रेफर्स टू ए लॉन्गर बैकग्राउंड। जैसा कि मैं बताया कि कंटिन्यूटी को बताता है। सिंपल पास्ट जो है वो पूर्णता को बताता है कि मैंने कोई काम पूरा हो गया, तो पूरा हो गया उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मोहन पटना गया, सीता गीत गाई, मतलब वो पटना जाने का काम खत्म हो गया। सीता गीत गाई, सीता का गीत गाने का जो काम है खत्म हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस क्या करता है, ये कंटिन्यूटी लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन को या सिचुएशन को बताता है, जबकि सिंपल पास्ट जो है वो थोड़ा शॉर्टर एक्शन या सिचुएशन को बताता है। जैसे द मोबाइल रैंग व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो मोबाइल रिंग किया। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा जब मैं टहल रहा था। मैं टहल रहा था, कल्पना कीजिए कि टहलने का काम मैं चालू किया था सुबह 5 बजे और टहला 7 बजे तक, 2 घंटा में टहला। लेकिन मैं मोहन को कब देखा? हो सकता है कि 5:30 बजे देखा, जब टहलना मैं चालू किया था उसके बाद और खत्म करने से पहले। वो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जहाँ की मैंने मोहन को देखा था। तो आई सा मोहन व्हेन आई वाज वॉकिंग। तो मेरा टहलना एक लंबा काम हो गया, उस बीच में एक छोटा सा काम होता है मोहन को देखना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई सा मोहन, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, और मेरा जो टहलना था वो ज़्यादा लंबा था इसके देखने के अपेक्षा, मोहन को देखने अपेक्षा। तो क्या करेंगे, टहलने को पास्ट कंटिन्यूअस से और मोहन का जो देखना हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। इसके बाद एक देखते हैं, नोट के रूप में इसको मैं लिख दिया हूँ। जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड इन रिपीटेड कंडीशन। मीन्स अगर कोई रिपीटेड एक्शन है तो रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन रैंग द बेल 10 टाइम्स। मोहन ने बेल को कितना बार बजाया? 10 टाइम्स बजाया, 10 बार बजाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मोहन रैंग द बेल। यहाँ रैंग जो है V2 है, अर्थात क्रिया का दूसरा रूप है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोहन वाज रिंगिंग द बेल 10 टाइम्स। आप देख सकते हैं वाक्य लिख करके मैं इसको काट दिया हूं, इसका मतलब है कि यह वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। रिपीटेड एक्शन यानी सिंपल पास्ट। अगर पास्ट टाइम से रिलेटेड कोई रिपीटेड एक्शन हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट
टेंस है और अक्सर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक साथ कंफ्यूज हो जाने वाले टेंस हैं। तो हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि वह कौन सा कंडीशन है जहाँ की पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग देख चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का भी देख लिए और अब पास्ट परफेक्ट को देखेंगे अर्थात पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और अक्सर ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आए रहते हैं। जैसे मोहन पढ़ चुका था, मैं खाना खा चुका था इत्यादि। अगर अंग्रेजी वाक्य के बनावट को देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और इसके बाद V3 और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया रहता है। V3 को हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल कहीं लिखा हो तो उसके चलते हम लोगों को कंफ्यूज्ड नहीं होने की आवश्यकता है। V3 को ही पास्ट पार्टिसिपल और V4 को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी वाक्य की बनावट रहती है सब्जेक्ट प्लस हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आई हैड रेड द रामायण, सीता हैड संग ए सॉन्ग आदि। इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस टेंस का जो पहला प्रयोग है और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग है वह यह है कि इफ टू वर्क्स, इफ टू एक्शंस कंप्लीटेड in the past time, one after the other, we use past perfect tense for the action that was completed first, and we use past indefinite with the work or action that was completed later. For example, सोहन के आने के पहले मैं आ चुका था। सोहन के आने के पहले मैं आ चुका था। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आने का तो काम दोनों के द्वारा हो रहा है, मैं भी आया, सोहन भी आया, लेकिन कौन पहले आया, कौन बाद में आया? तो यहाँ कह रहे कि सोहन के आने के पहले मैं आ चुका था, यानी कि मैं पहले आया और मेरे बाद में सोहन आया। तो मेरा आना पहले हो रहा है। तो मेरा आना, इस पार्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और जो दूसरा पार्ट है सोहन का आना, उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा आई हैड कम बिफोर सोहन केम। आई हैड कम, मैं आ चुका था, बिफोर सोहन केम। ठीक उसी तरह से एक दूसरा वाक्य है, दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बजी, मैं विद्यालय भी गया था, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ? पहले काम घंटी बजना हो गया। घंटी पहले बजी और मैं बाद में पहुंचा। तो चूंकि घंटी पहले बजी इसलिए उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट से, और जो काम बाद में हुआ, मेरा पहुंचना बाद में हुआ, तो इस भाग को पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो हम कहेंगे द बेल हैड गॉन या द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इस वाक्य को अगर हम एक ऐसे डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये टाइम हो गया, यहाँ से लेकर के टाइम हो गया। ये जो है यहाँ हम देख सकते हैं नाउ लिखा है, नाउ माने अभी, वर्तमान, और इसके पहले ये पास्ट हो गया, ये तो नाउ हो गया, प्रेजेंट हो गया, और ये सब क्या हो गया? पास्ट हो गया। पास्ट में दो काम हो रहा है, एक आई रीच्ड स्कूल, मैं किस बिंदु पर पहुंचा? कल्पना कीजिए यहाँ 9 बजे का टाइम हो, ठीक है, और द बेल रैंग,
घंटी भी बजी। यहाँ कल्पना कीजिए कि 8:30 टाइम हो रहा हो, 8:30 टाइम हो रहा हो। टाइम कौन सा काम पहले हुआ? ये 8:30 पर हो रहा है, घंटी का बजना, ये पहले हो रहा है। मैं स्कूल पहुंचा, लेकिन मैं स्कूल कब पहुंचा? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मैं 9 बजे स्कूल पहुंचा हूँ, घंटी पहले बजी है। तो जो काम पहले हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो काम बाद में हुआ हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। तो हम कहेंगे द बेल हैड गॉन या द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। एक बात पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग में बहुत ही ध्यान रखने वाली है। साधारणतः हम लोग हिंदी क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के किताब में अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह का वाक्य लिखा रहता है, मैं पढ़ चुका था, सीता गाना गा चुकी थी। और हम लोग देखते हैं कि उसमें बनाया भी है कि मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड, सीता गाना गा चुकी थी, सीता हैड संग ए सॉन्ग। लेकिन एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि ध्यान रखने वाली है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड अलोन। ये बात हमेशा हमको दिमाग में रखनी होगी। क्या? कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड अलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता। मैक्सिमम कंडीशन में इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है, या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट स्पष्ट रूप से आया हो या कोई रेफरेंस के द्वारा वो उससे जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई ऑलरेडी शब्द आया हो, येट शब्द आया हो, इस तरह का कुछ शब्द आया रहता है, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे अगर कोई कह दे कि मैं पढ़ चुका था, ट्रांसलेशन बनाइए, कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि बताइए कि ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं पढ़ चुका था। और हम लोग तो हिंदी वाक्य के अंत को देखेंगे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब देखते हैं और तुरंत आंख मूंद कर बनाएंगे, मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड, मैं खाना खा चुका था, मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटेन अ मैंगो। तो ग्रामेटिकली यह वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड अलोन। कोई ना कोई संदर्भ रहना चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस रहना चाहिए टाइम से संबंधित या पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। यहाँ दो वाक्य मैं लिखा हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, जो भेद है वह है सिर्फ टेंस का। हम यहाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हेन राम स्टॉप्ड लाफिंग मोहन वेंट। व्हेन राम स्टॉप्ड लाफिंग मोहन वेंट। और एक दूसरा वाक्य है, व्हेन राम स्टॉप्ड लाफिंग मोहन हैड गॉन। हम देख सकते हैं इतना पार्ट या यहाँ तक बिल्कुल शब्द बाई शब्द सेम है। अंतर कहाँ है कि यहाँ पहले वाक्य में जो दूसरी क्रिया आई है वेंट, यह है पास्ट इंडेफिनिट की, जबकि दूसरे वाक्य में यहाँ जो क्रिया आई है हैड गॉन, यह है पास्ट परफेक्ट की। और हम देखें समझें कि सिर्फ ये टेंस डिफरेंट हो जाने के चलते वाक्य का अर्थ कैसे बदल जाता है। तो जब हम देखते हैं कि व्हेन राम स्टॉप्ड लाफिंग मोहन वेंट, इसका मतलब हुआ कि मोहन वेंट आफ्टर राम स्टॉप्ड लाफिंग। मोहन गया, लेकिन कब गया? जब राम हंसना बंद कर दिया। जब राम हंसना बंद कर दिया तब राम गया। लेकिन यहाँ दूसरा वाक्य कह रहा है कि व्हेन राम स्टॉप्ड लाफिंग, जब राम हंसना बंद कर दिया, मोहन हैड गॉन, मोहन जा चुका था। मतलब क्या कि मोहन वेंट, मोहन गया बिफोर राम स्टॉप्ड लाफिंग।
राम के हंसना बंद करने से पहले ही मोहन चला गया था। तो हम देख सकते हैं कि अगर टेंस का प्रयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। दूसरा चीज है, नोट में हमें लिखा हूं कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद द एक्शन दैट वी वांटेड, दैट वी होप्ड, बट इट इट डिडंट। मतलब हम कोई चीज हम जो चाहते थे, हम जो उम्मीद किए थे, हम जो आशा किए थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जैसे आई हैड वांटेड टू विजिट द नेशनल म्यूजियम। मैं इच्छा किया था, मैं चाहा था कि मैं नेशनल म्यूजियम जाऊं, बट आई डिडंट गो, लेकिन मैं नहीं गया। दूसरा है मोहन हैड होप्ड टू रिटायर एट 60। मोहन मोहन क्या आशा किया था, मोहन क्या उम्मीद किया था कि उस 60 ईयर पर वो रिटायर करेगा, बट ही डाइड एट 40, लेकिन वो 40 में ही चल बसा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ किस चीज की इच्छा किया है, यहाँ इच्छा किया है विजिट करने का, यहाँ इच्छा किया है रिटायर करने का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वांटेड हो यानी वांट आया है, होप आया है, ऐसे क्रियाओं के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन कब? जबकि वह जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। आई होप्ड टू कम आई हैड होप्ड to come first in the examination, but I came the second। ठीक है, तो यह है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको बहुत ही सावधानी से जानने की आवश्यकता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस साधारणतः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या आ रहा था, आ रही थी इत्यादि आए रहते हैं। जैसे मोहन कई सालों से यह काम कर रहा था, सुरेश 5 साल से दिल्ली में रह रहा था, आदि। अब जहाँ तक अंग्रेजी वाक्य के बनावट की बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन, इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्रिया का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम का उल्लेख रहता है। जैसे राम हैड बीन हेल्पिंग सोहन फॉर मेनी ईयर्स। इसके बाद अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऐसा कोई काम जो भूतकाल में चालू हुआ, भूतकाल में ही कुछ समय तक हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया, तो ऐसे कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं 2 नोट लिखा। अक्सर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों का प्रयोग, एक का प्रयोग दूसरे के जगह पर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ की एक के जगह पर दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता है। उसी को मैं यहाँ नोट के रूप में लिखा हूँ। वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक बैक, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी और ड्यूरेशन ऑफ अ सिचुएशन। ध्यान देना होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, काम के कंटिन्यूटी पर या फिर उसके ड्यूरेशन पर। जबकि पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट का जो प्रयोग होता है उसमें जो फोकस रहता है उसके कंप्लीशन पर या फिर उसके इफेक्ट्स पर। यह बात हमेशा ध्यान देने की है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया इफेक्ट ऑफ द एक्शन और द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और सिचुएशन। यह बात हमेशा दिमाग में रखना है। सेकेंड जो नोट है, सेकेंड जो, हाँ यहाँ थोड़ा मैं दो उदाहरण भी दिया हूँ, इसके द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि राम हैड बीन वर्किंग हार्ड, यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। राम हैड बीन वर्किंग हार्ड सो ही फेल्ट दैट ही डिजर्व्ड ए हॉलीडे। राम कठिन कर रहा था, बहुत कड़ी मेहनत करते आ रहा था, इसलिए वो किस चीज को डिजर्व करता है, तो कम से कम एक दिन के हॉलीडे की हॉलीडे को डिजर्व करता है। यहाँ फोकस किस चीज पर है, एक्टिविटीज पर है। जबकि दूसरा जो वाक्य है, राम हैड वर्क हार्ड एंड द रिपोर्ट वाज नाउ, राम बहुत कठिन मेहनत किया और उसका इफेक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है कि रिपोर्ट जो है वो फिनिश हो गया, रिपोर्ट तैयार हो गया। तो यहाँ किस चीज पर इम्फेसिस है, यहाँ जो जोर है वो रिजल्ट पर है। तो पास्ट परफेक्ट मतलब फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और द फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स फोकस ऑन द कंटिन्यूएशन और द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। सेकेंड जो मैं यहाँ नोट में लिखा हूं कि अगर हाउ लॉन्ग का जवाब दे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। हाउ लॉन्ग कितने समय तक, यानी ड्यूरेशन हो गया। और अगर हाउ मेनी टाइम्स का जवाब मिले या उस पर फोकस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। हाउ मेनी टाइम्स माने कितनी बार, अर्थात फ्रीक्वेंसी रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर हाउ लॉन्ग अर्थात उसके ड्यूरेशन पर फोकस करना हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह रहा आज का वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग देख करके जरूर बताइएगा, कोई सुझाव हो वो भी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।